हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दे स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे पहले की अपेक्षा। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैंने आज भूगोल को एक बेसिक क्लास के रूप में मैंने बताया था आपको कि मैं सब चैप्टर्स के यानी सारी बुक्स के मैं बेसिक क्लासेस लूँगा, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के 4 बेसिक क्लासेस ले लिए हैं, 4 लेक्चर मैंने ले लिए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि भूगोल की कम से कम 4 बेसिक क्लासेस लूँ ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं कि भूगोल है क्या। मैंने बेसिकली आपको एक ही बार बताया कि अभी मैं आपको बेसिकली जो है मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, हर चैप्टर का, हर विषय से आपकी जानकारी को जोड़ रहा हूँ। अभी मैं चैप्टर वाइज नहीं चल रहा। चैप्टर वाइज जब मैं चलूँगा तो चैप्टर तो एक दिन का खेल है। अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ का आधार अगर समझ में आ गया, किसी चीज़ की बनावट अगर समझ में आ गई, तो फिर उसके ऊपर निर्माण करने में या ऊपर चढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें आधार तैयार करना होता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स के 4 क्लास में आपको ये समझाया कि इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, कहाँ से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ और इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इकोनॉमिक्स के पीछे भागते हैं और कैसे भागते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद बात आती है दूसरे नंबर भूगोल की। अच्छा, एक बात आपको बार बार आपके जहन में घूमती रहती है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 12th की 10th, मैंने बताया था आपको कि जो 10th में जो भूगोल है ना, 10th में जो भूगोल है वो 10th में जो इकोनॉमिक्स है वो 12th क्लास के भूगोल का एक पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास में एनसीईआरटी बुक में 2 भूगोल हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। सिलेबस से पहले मैं इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूँ। चलिए, मैं इसलिए लास्ट पे से पहले चलता हूँ और सिलेबस से पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ सिलेबस लिख के लाया है, मैंने विषय वस्तु मैंने आपके लिए लिख के लाई है लेक्चर नंबर 5 में। यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला हूँ कि ये जो भूगोल है ना, ये जो भूगोल है क्लास 12th का, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक मानव भूगोल और एक भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था, ये भूगोल है, किताब का नाम है अर्थव्यवस्था। अब आपको याद आ रहा होगा, मैं जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र जो लिखता था तो वहाँ लिखा था क्लास 10th एंड 12th, यानी जो क्लास 10th में आपने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो क्लास 12th के आपको ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, यानी भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें आपको क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा ब्रीफ किया गया, उसको विस्तार किया गया। अर्थात जो आपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लगभग सिमिलर सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। जैसे कि हमने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, यानी प्राथमिक छेद, द्वितीय छेद, तृतीय छेद, यानी पूंजीवाद, समाजवाद, जो भी पढ़ा था हमने, ये सारा आपके 12th के भूगोल के सेकंड पार्ट में, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें दिया गया है, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है मानव भूगोल 12th क्लास का, वो जो आप 10th क्लास के भूगोल में पढ़ते हैं, जो 10th क्लास के भूगोल में पढ़ते हैं, वो आपको 12th क्लास के भूगोल के पहले पार्ट यानी कि मानव भूगोल में आपको पढ़ना होगा। और दूसरे पार्ट में आपको जो 10th क्लास में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो आपको 12th के दूसरा भाग जो है, 12th का जो ज्योग्राफी का यानी भूगोल का जो दूसरा भाग है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं चल रहा, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना ले। अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं चल रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश ना करें। जिस दिन मैं चैप्टर बाय चैप्टर चलूँगा, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दूंगा कि ये 10th और 12th का क्लास है या कि किसका क्लास है, किसका नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 10th और 12th दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी क्लासेस अभी ले रहा हूँ वो 10th के लिए भी उतनी ज़रूरी है और 12th के लिए भी इतनी ज़रूरी है। जब मैं स्पेशली सेपरेट क्लास बनाऊंगा, चाहे 10th के लिए चाहे 12th के लिए, तो मैं स्पष्ट वहाँ पे लिख दूंगा कि ये 10th क्लास के लिए और चैप्टर नंबर ये है, चैप्टर का नाम भी मैं लिख दूंगा। और जब मैं 12th के लिए स्पेशल क्लास बनाऊंगा तो 12th में भी लिख दूंगा मैं कि ये 12th का कौन सा चैप्टर है और 12th के लिए ही क्लास, वहाँ पर सारी बातें आपको लिखी होंगी। आप पैनिक ना हो। लेकिन आज अभी जो भूगोल का मैं 2-3 चैप्टर क्लास लूँगा वो 10th के लिए भी, आप ये कहें कि 8, 9, 10 किसी भी क्लास के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, खासकर बच्चे जो 10th और 12th में पढ़ते हैं। देखिए, 10th और 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज्योग्राफी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। एक्चुअली वो रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। खासकर मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ, तमाम बच्चों की बात करूँ, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को देखता हूँ मैं कि वहाँ पे बच्चों को समझ में कुछ ज़्यादा है नहीं, बच्चे रट के आ रहे हैं। हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यही करूँगा कि बेसिक क्लास में मैं समझाने की आपको क्या करूँ, कोशिश करूँ। तो यानी जो मैं यहाँ पे जो भूगोल पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 10th का भी है और 12th का भी है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम। आप क्लास 10th में भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा और क्लास 12th में भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। और ना मिले, मैं कहता हूँ ना मिले, लेकिन जो मैं समझाने वाला हूँ वो क्लास 10th और 12th को अलग रख के आप ये समझे कि आपको भूगोल का अर्थ समझ में आने वाला है, आपको जो मॉरल जो इथिक है वो आपको समझ में आने वाली है आज की क्लास में, ताकि आपको पता लगे कि हमको भूगोल में पढ़ाया क्या जाता है, भूगोल के पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलता है। देखिए, भूगोल एक ऐसा चैप्टर है
भूगोल एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टरों को अगर एक साइड कर दिया जाए, भूगोल को एक साइड कर दिया जाए, तो सारे चैप्टर पे वो भारी पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पे भारी पड़ेगा। आप क्यों? देखिए, सबसे पहले बात है कि इंसान का अगर जीवन रहे, अगर इंसान का जीवन रहे तभी वो अपने जीवन को यापन कर सकता है, या अपने जीवन को चला सकता है, या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। इसके लिए इंसान का जीवित रहना जरूरी है। लेकिन भूगोल हमें ये बताता है कि इस पृथ्वी का निर्माण, हम इस पृथ्वी पे जो आए हैं, हम इस पृथ्वी पे जो अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, इससे पृथ्वी का क्या विनाश, पृथ्वी का विनाश कैसे हो रहा है, कैसे हम विनाश की ओर पहुंच रहे हैं, कैसे हमारी जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए जो प्राकृतिक जो भगवान ने हमें दी हैं, उनका हम दोहन किस प्रकार कर रहे हैं, ये भूगोल हमें बताता है। क्योंकि भूगोल ये बताता है कि विकास कितना भी आप कर लें, विकास अभी कितना भी आप कर लें, तो प्रकृति से कभी आप बड़े नहीं हो सकते। अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी से तो आप सब परिचित होंगे। आप ये देखें कि ये एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को हड़कंप मचा दिया, क्योंकि मानव इतना अभी तक विकास नहीं कर पाया है और ना ही कभी कर पाएगा। इतना विकास तो नहीं कर पाया है मानव की इस महामारी से लड़ लें। इससे लड़ने के लिए हो सकता है इनको साल भर लग जाए या 2 साल लग जाए, लेकिन अभी इतना विकास, आप ये समझ लीजिए कि मानव कभी भी प्रकृति से ज़्यादा विकास नहीं कर सकता। अब सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ आपको, कि सिंपल सी एक बात है, आप समझ लें मेरी बातों को, कि हम आज की दुनिया में, चलिए मैं भूगोल स्टार्ट करता हूँ। 10th क्लास 12th क्लास दोनों बच्चे, बात को समझना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात में समझ में आ गई तो मेरे पढ़ाने का अर्थ बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको बात समझ में नहीं, अगर आपको रटना ही है, तो आप जाके किताब से अपना नोट लें और रटें, एक पासपोर्ट लें और रटें। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। क्योंकि जो किताब लिखते हैं ना, वो MA होते हैं, PhD होते हैं, डबल MA होते हैं, PhD होते हैं, तो उनकी भाषा के जैसा आप नहीं लिख सकते। अगर उनकी भाषा आपने देख के रट ली और उसको एग्जाम में जाके लिख दिया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसने चोरी की है। क्योंकि एक 10th क्लास का बच्चा, एक 12th क्लास का बच्चा कभी भी MCOM या PhD की तरह नहीं लिख सकता। तो इसीलिए आपको बात को समझना जरूरी है, और समझे बात को और अपने शब्दों में लिखें। और कहावत, जो बात समझ में आती है ना, वो सही ज्ञान का प्रदर्शन करती है। तो चलिए अब बात को हम समझाना कोशिश करते हैं। यानी 4 क्लासेस में भूगोल में भी लूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, भूगोल की 10th और 12th की अलग अलग सेपरेट क्लासेस में लेते रहूंगा। राजनीति की क्लास भी आएगी इसमें। उसके बाद मैं आपको सेपरेट कर दूंगा कि 10th का कौन सा क्लास होगा, 12th का कौन सा होगा, 10th में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला, चैप्टर का नाम और क्लास में स्पष्ट लिख दूंगा। लेकिन अभी जो 4 क्लासेस होंगी वो 10th और 12th के लिए बेसिक बहुत जरूरी होंगी। अगर ये 4 क्लास आपको समझ में नहीं आएगी तो ज्योग्राफी का जो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 10th और 12th के लिए, उसको भी समझ में नहीं आएगी। चलते हैं अब क्लास की ओर। अब भूगोल की बात करते हैं। भूगोल के करने से पहले, यानी भूगोल स्टार्ट करने से पहले, मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे आपका जवाब तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन अपने मन से आप पूछिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कितना भी बड़ा कोई दोस्त है, अगर आपका कितना भी बड़ा कोई दोस्त है और वो दोस्त से अगर एक दिन आपकी लड़ाई हो जाए, वो दोस्त आपको एक थप्पड़ मार दे, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एक दिन सह लोगे। अगर फिर वो मारे तो आप भी उस पर हाथ छोड़ दोगे। ये दुनिया का रीत है। कितनी बड़ी दोस्ती हो या कितना भी बड़ा कोई भी इंसान हो, अगर मान लीजिए अगर वो आप पे हाथ छोड़ता, आपके साथ दुष्व्यवहार करता, तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन अगर लगातार आप करेंगे तो वो आपको मार बैठेगा, वो भी आपसे लड़ बैठेगा। ये मानवता की प्रक्रिया है। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस पृथ्वी पर 84 लाख योनि ऐसा माना जाता है कि हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं वो इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्ञानी मानव को माना गया है। लेकिन तब भी हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पे कोई 2 बार आक्रमण करे तो हम भी उस पर आक्रमण कर देते हैं। हमको कोई चोट पहुंचाए तो हम भी दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। हमारे अंदर ये मानसिकता है। लेकिन थोड़ा सोचें आप कि ये जो पर्यावरण है, ये जो प्रकृति है जो भगवान ने आपको दे रखी है, जो आप सांस लेते हैं, ये पेड़ पौधे जिनके बदौलत आप जिंदा हैं, अगर आज किसी के बदौलत ये हवाएं, ये जल, ये शुद्ध हवा, शुद्ध जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये तमाम चीज़ों की वजह से आप जिंदा हैं आज, जो भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर पहले से ही दे के भेज रखा है। यानी जब मानव प्रजाति का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले इनका निर्माण हो चुका था, क्योंकि मानव प्रजाति को यहाँ पर जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी, और इनका निर्माण भगवान ने पहले ही कर दिया था। तब जाके मानव प्रजाति या किसी भी प्रकार की प्रजाति ने यहाँ पे जन्म लेना शुरू किया। लेकिन थोड़ा सोचें आप कि एक पेड़ का निर्माण हुआ है ऑक्सीजन देने के लिए, एक पेड़ का निर्माण हुआ है बादल का निर्माण करने के लिए, एक पेड़ का निर्माण हुआ है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, अपने घर बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं।
लकड़ियों के लिए पेड़ को काटते हैं, लकड़ी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पेड़ को काटते हैं, कॉपी पेन पेज बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं। क्योंकि क्योंकि हमको अपना विकास करना है, हमको अपना विकास करना है, लेकिन उस पेड़ को हम काटते हैं। कभी ये सोचा है आपने कि अगर आपको 2 मिनट 5 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आपका क्या हाल होगा? क्या आपको वो पलंग, वो फर्नीचर, वो कॉपी किताब क्या काम आएंगे? आपको नहीं काम आएंगे। आप उस पेड़ को धारदार हथियार से काटते हो, उससे कितना दर्द होता होगा। लेकिन पेड़ ने कभी ये नहीं सोचा कि ये मानव मुझे काटता है, मैं इसको जीवन देता हूं तब ये मुझे काटता है, मैं इसको एक दिन ऑक्सीजन देना बंद कर दूं। ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। सोच लीजिए कि अगर पेड़ ये सोच लें कि हम एक दिन मानव को ऑक्सीजन देंगे ही नहीं। आप सरकारी टीचर की बात लीजिए, किसी भी संस्था की, उनको 1 महीना वेतन कम मिलता है तो वो स्ट्राइक कर देते हैं, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन सोचिए जिस पेड़ को दिन रात आप काटते हो अपने स्वार्थ के लिए, अगर वो एक दिन स्ट्राइक कर दे, क्या स्ट्राइक कर दे कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, एक दिन नहीं देंगे, सोचिए पृथ्वी कहाँ जाएगी? क्या जी पाओगे आप? पूछो अपने आप से, क्या जी पाओगे आप? नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे। तो सोचिए, तो ये पेड़ हमारे जो नादान हैं, जो कुछ नहीं बोलते, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए दिन रात धूप में तपते हैं, जलते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसे हम काट देते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे हम काट देते हैं। लेकिन कभी आज तक उसने ये नहीं कहा हमसे कि मुझे मत काटो, कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। काटने के बाद भी वो आपको ऑक्सीजन देते, क्योंकि उसका जन्म इसीलिए पृथ्वी पर हुआ है ताकि वो मानव की प्रजाति को ऑक्सीजन दे सके, जीव जंतुओं को जीने के लिए जो सांस की आवश्यकता होती है वो प्रदान कर सके और वातावरण को साफ कर सके। ये है असली मायने में भूगोल। हमें समझना होगा, हमें उनकी दोस्ती को समझना होगा, क्योंकि पर्यावरण को बर्बाद करने में सबसे बड़ा मानव का अधिकार है, हाथ है। अगर मान लीजिए 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में बस एक मानव एक ऐसा प्राणी है जो पर्यावरण को बर्बाद करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सोचिए। तो चलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेड़ से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती करें, लगाएं पेड़, क्योंकि ये आपको जीवन देते हैं, कांटे ना। दर्द तो इन्हें भी होता होगा, नहीं होता होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, लेक्चर की ओर चलते हैं। यहाँ जो क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया है भूगोल, अब बगल में लिख दिया मानव भूगोल। भूगोल 2 तरह के, एक अर्थशास्त्र वाला भूगोल और एक भूगोल। तो ये जो भूगोल है ये 10th क्लास के लिए, 12th क्लास का पहला पार्ट और 10th क्लास दोनों के लिए बेसिक है। अब हमें कुछ बातों को, भूगोल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझना होगा। ये जो 4 बातें आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये 4 बातें आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, इन बातों को समझना होगा। ये क्या है? नंबर 1 पर्यावरण, दूसरी प्रकृति, तीसरा भूगोल और चौथा है मानव भूगोल। इनके कुछ टर्मों को समझना होगा, तभी जाके हम भूगोल की सही मतलब को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए इसके बाद को हम एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। चलिए पहले प्रकृति के बारे में, यहाँ मैं डिफिनेशन लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन आप लिख लें। यहाँ मैंने डिफिनेशन लिखा है, आप ध्यान दें, यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। अब क्या लिखा है यहाँ देखिएगा, प्रकृति का मतलब क्या होता है। पहले प्रकृति का मैं डिफिनेशन पढ़ने से मतलब पहले समझा दूं आपको। प्रकृति का मतलब होता है कि जो इस पृथ्वी पर पहले से ही है, जिस पे मानव का अधिकार नहीं होता, जिसको मानव कभी बना ही नहीं सकता, जो भगवान की देन है, इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, इस कुदरत की देन है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं। ये सूरज का प्रकाश, ये जल का चलना, जल हवाएं, हवाओं का बहना, बादल का लगना, ये जो भी प्रक्रियाएं चलती है जिसकी वजह से मानव जी रहा है, मानव की जिंदगी मिल रही है, ये सारी प्रकृति हैं जिस पे मानव का बस नहीं है, जो पृथ्वी पर मानव से पहले से ही, मानव के आने से पहले से, यानी मानव की प्रजाति के आने से पहले से ही इस पृथ्वी पर है। मानव की प्रजाति क्या, उससे पहले जो भी प्रजाति थी उसके पहले से ही इस पृथ्वी पर है, उसे कहते हैं प्रकृति। उसे कहते हैं प्रकृति। ये बादल का गरजना, बादल लगना, जो मानव के बस में नहीं है, जो मानव के बस में नहीं है, ये अपने आप होता है, ये चलते रहता है, समय आता है, होता है, खुद निर्माण होता है। ये जिस पे मानव का बस नहीं है, यह कहलाती है प्रकृति। अब परिभाषा में फटाक से पढ़ देता हूँ। लिखा है, वे सभी प्रकृति के समूह में आते हैं, वे सभी प्रकृति के समूह में आते हैं जिस पर मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। मानव का कोई भी नियंत्रण होता ही नहीं है, मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों होगा? अगर मानव चाहे तो क्या बारिश करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अगर मानव चाहे तो क्या तापमान को कम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या मानव चाहे तो सूर्य की किरणों को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। ये सारी प्रकृति का खेल है। जो इस पृथ्वी पर जी रहे समस्त जीव जंतु को जीवन देता है, और जो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जी रहे हैं इनको जीवन प्रदान करने का काम यही करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली आप ये सोचिए कि आप जो जी रहे हैं तो किन कारणों से जी रहे हैं। सबसे पहले सांस। खाना खाए तो बिना आप तो 1-2 दिन जी सकते हैं, पानी पिए 1 घंटा रह सकते हैं, क्या सांस लिए 5 मिनट रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये सब सुविधाएं आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही है, जैसे जल, वर्षा चक्र, पृथ्वी, वायुमंडल इत्यादि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं जिस पे मानव का नियंत्रण नहीं है, जो पृथ्वी पर एक समझे तो कुदरत की देन है, कुदरत हमें देता है हमें जीने के लिए, इस पृथ्वी को
सुंदर बनाने के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन चक्र चलाने के लिए, वो सारी प्रकृति कहलाती है। अब चलिए बात करते हैं हम पर्यावरण के बारे में। सिंपल सी बात है, पर्यावरण आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते, 5 क्लास से पर्यावरण को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है चैप्टर में। अब पर्यावरण का मतलब होता है वे समस्त प्राकृतिक संसाधनों का समूह जो प्रकृति की देन है, जिसके कारण मानव जीवित रहते हैं। सिंपल सी बात है, जो जिसके कारण मानव जीवित रहता है। अगर दोनों की परिभाषा कहें तो सिमिलर है, सेम टू सेम है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा कि वे समस्त प्राकृतिक संसाधनों का समूह जो प्रकृति की देन है, यानी जो प्रकृति की देन है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पे प्रकृति नहीं होना चाहिए, यहाँ प्राकृतिक होना चाहिए। आप प्राकृतिक लिख लें, आप प्राकृतिक लिख लें। सॉरी, मैं थोड़ा लिखने में तो मुझे प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन आप प्राकृतिक लिख लें। और यहाँ प्रकृति नहीं होगा, यहाँ मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे प्राकृतिक करें, ठीक है, प्राकृतिक करें, प्रकृति यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का समूह जो प्रकृति की देन है, जिसके कारण मानव जीवित रहते हैं। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, हवा, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ये सब स्वच्छ रहना, ये सब साफ रहना, क्योंकि यही एक पर्यावरण है। इसी को कहते हैं, इन सारे के समूह को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी सब मिलके हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए काम करते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर ना निकले तो फिर प्रॉब्लम, पृथ्वी का तापमान, जो पृथ्वी का तापमान है वो नियंत्रित नहीं रह पाएगा। अगर हवाएं ना चलें, अगर कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना दें, ठीक है, तो बादल अगर वर्षा ना करवाएं, तो तरह तरह की कमियां हमें महसूस होने लगती। इन्हीं कारण तो हम जिंदा हैं। तो ये जो समूह है, ये जो आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ों का समूह, ये सारे क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, और पर्यावरण की एक और परिभाषा होती है, अगर आप जान लें तो मैं बता दूं आपको। अगर आपको लिखना है तो नीचे में आप लिख सकते हैं मेरी बातों को नोट करके। आप पर्यावरण की भी परिभाषा लिखते हैं कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम जिसको देख रहे हैं, जिसको महसूस कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे जीवन को चला रही है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा इसके नीचे। मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ आप इसके नीचे पर्यावरण का अर्थात लिख के ये परिभाषा भी आप डाल सकते हैं। अब सिंपल सी बात करते हैं, पर्यावरण क्या है। मैंने भी बताया आपको कि पर्यावरण जो हमारे अगल बगल में जो भी चीज़ है वो पर्यावरण कहलाती हैं। अब देखिए, हमारे अगल बगल में पर्यावरण, अब 2 प्रकार की चीज़ पर्यावरण। अब पर्यावरण को वैसे आप किताब में देखें, आपको 5th क्लास में या 6th क्लास में मिल जाएगा कि पर्यावरण 2 प्रकार की होती हैं। एक आप देखें, यहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण 2, एक प्राकृतिक पर्यावरण है, एक भौतिक पर्यावरण। आप पर्यावरण के पहले मतलब समझ गए होंगे कि आपके अगल बगल में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी जो आपके अगल बगल में हैं, जो अगल बगल में आप देख रहे हो, वो सब प्राकृतिक चीज़ें, जो सब पर्यावरण है। सॉरी, प्राकृतिक वो पर्यावरण, अगल बगल में जो देख रहे हो ये सारी पर्यावरण है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके बगल में तो है। जल आपके नज़दीक में तो बहुत नज़दीक में होगा, पेड़ पौधे भी तो आपके नज़दीक में होंगे। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, बादल, सूरज का प्रकाश, जो आपको दिखाई दे रहा है अगल बगल में, ये सारे के सारे पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। यानी आपके अगल बगल में पहले क्या था, पर्यावरण को केवल इसी परिभाषा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब मानव का विकास नहीं हुआ तो केवल प्राकृतिक चीज़ें ही थी, मानव कुछ बनाना जानता नहीं था। लेकिन अब क्या होने लगी है, मानव ने भी कुछ चीज़ों का निर्माण कर लिया है। यानी प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा मानव निर्मित चीज़ों का निर्माण हो गया है, जो अगल बगल में। जैसे ये देखिए पेन, मेरे पास पेन है, लेकिन ये भगवान ने नहीं बनाया, ये प्रकृति की देन नहीं है, लेकिन मेरे बगल में तो है। ये जो मेरा घर है, ये जो मेरे कपड़े हैं, ये जो मैं माइक है, ये जो मोबाइल है, ये भी मेरे अगल बगल में है। तो जो इंसानों ने बनाया और आपके अगल बगल में है, वो कहलाते हैं भौतिक पर्यावरण, ठीक है। और जो भगवान की देन है, जो कुदरत ने बनाया है, जैसे हवा, जल, मिट्टी, ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण के बारे में तो हमको जिक्र करना ही नहीं है, हमको बात करनी है किसके बारे में? प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि इसे बचाना है। क्योंकि अगर ये पेन एक बार अगर टूट जाएगा तो मैं दूसरा पेन ले आऊँगा। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश में अगर तपन आ जाए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आने लगेगा, ओजोन परत में छेद हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्लोरोफ्लोरो की मात्रा ज़्यादा है, जो हमारे लिए घातक है, तो उसको फिर आप दोबारा सुधार नहीं सकते। तो हाँ, वैसे भौतिक पर्यावरण के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भौतिक पर्यावरण के निर्माण के कारण ही प्राकृतिक पर्यावरण धीरे धीरे घटते जा रहा है। लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी 4 क्लास हमको लेनी है, आज ये पहला क्लास है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने 4 बातों पे चर्चा की, पर्यावरण, प्राकृतिक, भूगोल, और हम चौथी बात जो है मानव भूगोल, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो अभी बेसिक हम चल रहे हैं, अब जो है वो मेन पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, जो बेसिक पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। ये मानव भूगोल क्या है, अब सिंपल सब समझने वाली बात अब आ रही है कि मानव भूगोल है क्या। देखिए, मानव भूगोल है क्या? प्रकृति एवं मानव के बीच के संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं। देखिए, इस प्रकृति
पर मैंने कहा कि एक मनुष्य ही एक ऐसा मानव प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा प्रकृति से संबंध रखता है। बाकी तो आदमी जीता है, बाकी जो जीव जंतु है केवल प्रकृति से इतना संबंध रखते हैं कि वो भोजन प्राप्त करते हैं और जल प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त, वो उनको क्षति नहीं पहुंचाते। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो पर्यावरण से लेता भी है, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन सब लेता है और उसके बदले उससे छीनता भी है। छीनता यानी उसे बर्बाद भी करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि और जो प्रजाति है उनकी कोई आवश्यकताएं नहीं है भोजन और इसके अलावा, लेकिन मानव की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, दिन पर दुनिया आगे होनी चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, तरह तरह के खाने चाहिए। तो तरह तरह की सुविधाओं के कारण आवश्यकता की वो निर्माण पूर्ति के लिए वो नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। ये हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था। अर्थशास्त्र में हमने ये बात पढ़ी थी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। लेकिन नई नई वस्तुओं का जो निर्माण करता है तो फिर उसके लिए प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करता है ना। प्राकृतिक संसाधन बर्बाद होता है। अगर ईंट बनाना है, घर बनाना है, तो आपको मिट्टी तो बर्बाद करनी होगी, मिट्टी का है तो ईंट बनेगा। अगर आपको सीमेंट बनाने हैं, आप जो भी देखें अगल बगल में, वो तो फिर आपको बर्बाद करना ही होगा। तो लकड़ी का सामान बनाना है तो आपको पेड़ तो काटने ही होंगे। आपको घर में अगर अलमारी बनानी है, पलंग बनाना है, तो आपको पेड़ तो काटने ही होंगे। तो आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करके बनाते हैं, सिंपल सी बात है। और बनाने के बाद जो बनाते हैं और फैक्ट्रियों चिमनियों या अनेक प्रकार की जो कंपनियां होती है, निर्माण उद्योग होते हैं, उनसे निकलने वाले धुएं, उनसे निकलने वाले जो केमिकल्स के पानी होते हैं, वो भी तो प्रकृति को बर्बाद करते हैं। हवा में मिलते हैं तो हवा को गंदा कर देते हैं, जल में मिलते हैं तो जल को गंदा कर देते हैं। तो चलिए अब इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन मानव भूगोल का मतलब होता है कि मानव और भूगोल के बीच के संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने शुरू में आपको पेड़ वाली कहानी कही थी कि पेड़ को इतना काटते नहीं, कभी वो नहीं सोचता कि हम ऑक्सीजन ना दे। अगर वो एक दिन सोच ले कि हम ऑक्सीजन ना दे तो आपको मरना पड़ेगा, इस पृथ्वी से मिटना पड़ेगा। लेकिन वो कभी नहीं सोचते। वो जानते हैं कि अगर मैं एक दिन या कि 5 मिनट अगर ऑक्सीजन ना दूं तो शायद ये पृथ्वी ही तबाह हो जाए, पृथ्वी ही बर्बाद हो जाए। अगर ये सरकारी कर्मचारियों की तरह अगर स्ट्राइक कर दे एक दिन तो सोचिए क्या होगा। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि उनसे एक रिश्ता बना के रखना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए पेड़ों को। ठीक है, तो मानव भूगोल की बात करते हैं। तो मानव भूगोल का मतलब होता है, मानव भूगोल का होता है, अरे भूगोल में हमको यही तो पढ़ना है कि पृथ्वी को हम कैसे बचाएं, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि पृथ्वी चलती कैसी, हम कैसे जी रहे हैं और कैसे इससे हम काम करें ताकि पृथ्वी लंबे समय तक चले। तो मानव भूगोल का मतलब होता है कि प्राकृतिक एवं मानव के बीच के संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं। यानी जो प्रकृति है, जो कुदरत की देन है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं, उसमें और मानव के बीच जो संबंध है उसको हम मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मानव भूगोल के संबंध को 3 भागों में बांट रखा है। देखिए जैसे जैसे मानव बढ़ता गया, मानव की प्रजाति, आपको पता है कि पहले डायनासोर की प्रजाति थी, डायनासोर की प्रजाति के बाद फिर मानव की प्रजाति का धीरे धीरे विकास हुआ, मानव बिलों से निकलना शुरू हुआ। उसके बाद डायनासोर मरे तो वो पेड़ों पे आने लगे, पेड़ पे आने लगे तो फिर उन्हें बरसात धूप लगने लगी तो वो गुफाओं में रहने लगे, गुफा होते होते उन्होंने घर बनाया, घर होते होते उन्होंने कपड़े बनाए, चिंगारी निकली, आग बनाया, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते हम कहाँ आज पहुँच गए। सारी प्रजाति वहीं की वहीं है और आज हम कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमारी बुद्धि सबसे तेज है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं इन मानव यानी जो जीव जंतु की प्रजाति जो है उसमें हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन मानव के जो भूगोल के साथ संबंध है वो उस संबंध को आप 3 तरह से देख सकते हैं। अब ये विचारधारा किसकी है किसकी नहीं है मैं बताऊंगा नहीं। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। जब मैं सेपरेट क्लास लूँगा तो वहाँ पे मैं सारी बातें आपको नोट बाय नोट लिखा दूंगा ताकि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बेसिक जरूरी। लेकिन मैं अभी जो बेसिक क्लास ले रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं ले रहा, मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे कि मानव तथा प्रकृति के बीच संबंध या अवधारणाएं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मानव के बीच प्रकृति या अवधारणाएं, यानी मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को तो मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन इनका संबंध है कैसा, हमें कैसा प्रकृति के साथ संबंध रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, संबंध है कैसा, पहले कैसा था अब कैसा है, और हमें सोच के आगे के समय में कैसा करना होगा। देखिए किसी भी चीज़ के 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कहने का मतलब, यानी अब यही बात समझ लें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के नाम से। अगर हम बात करें मानव भूगोल के संबंध की बात, तो ये जो देख रहे हैं ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये क्या होगा, फ्यूचर होगा। यानी कहने का मतलब है हम मानव का पहले कैसे प्रकृति के साथ संबंध था, अभी कैसा है और आने वाले समय में कैसा होना चाहिए, ये तीनों संबंध के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि पहले कैसा था तो उस यानी हमारा जो संबंध था मानव का वो पहले कैसे संबंध था तो उसको हमने निश्चयवाद अवधारणा के नाम से स्पष्ट किया है। अभी कैसा संबंध, अभी वर्तमान में हम मानव प्रकृति के साथ कैसा संबंध रख रहे, कैसा संबंध है, क्या देते हैं और क्या लेते हैं प्रकृति से, ये कहलाता है संभववाद विचारधारा। ठीक है, और अभी आया नहीं है, हम सोच रहे हैं कि आगे जाके कैसा संबंध होना चाहिए, तो उसको कहते हैं नव निश्चयवाद प्रचार। देखिए सबके नाम में ही कुछ छुपा हुआ है। अब नाम में क्या छुपा हुआ है मैं आपको
आगे बताऊंगा। अब पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है, आप देखें डिस्प्ले में आपको दिखा रहा होगा, नव निश्चयवाद की जो विचारधारा, उसके नीचे लिखा हुआ है सतत विकास की विचारधारा। आपको यहाँ सॉरी यहाँ देखें आप, यहाँ मैं लिखा हुआ है सतत विचार। अब पता लग रहा है कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में कैसे आता है। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको सतत विकास, पढ़ाया था ना, यानी इंसान विकास करते करते इतना आगे ना चला जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद ही कर दे। यानी ऐसा विकास करें कि प्राकृतिक संसाधन भविष्य के लिए बचा रहे, आपके लिए भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, सतत विकास कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि नव निश्चयवाद विचारधारा आपको ये बताती है कि आप वही सतत विकास, यानी कहने का मतलब विकास करें लेकिन प्राकृतिक संसाधन क्या करें, बचा के करें, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी अपना विकास नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं पहले निश्चयवाद विचारधारा से, नंबर 1 से। मैं पहले इसके बारे में दो लाइन बता देता हूँ आपको और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, निश्चयवाद की विचारधारा का मतलब ये है कि जब मानव यानी पहले, यानी जब मानव का विकास इतना नहीं हुआ था, मानव की जो बुद्धि थी वो इतना विकास नहीं की थी, तब मानव क्या था, तब उस समय मानव का और पर्यावरण का क्या संबंध था, यानी मानव पर्यावरण से कैसा संबंध रखता था, यानी इन दोनों के बीच में कैसा संबंध था, दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था, ये कहलाती है निश्चयवाद विचारधारा। उससे सेकंड में आए, लिखा हुआ है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा अभी वर्तमान में जब हमारा दिमाग विकास कर चुका है, हम विकास कर चुके हैं, तो हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध हम रखे हुए हैं अभी, इसे कहते हैं संभववाद विचारधारा। और नव निश्चय विचारधारा अभी आई नहीं है, हम सोच रहे हैं कि इन दोनों से हटकर एक नई विचारधारा बनाई जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधन बर्बाद भी ना हो और मानव विकास भी करे, इसे कहते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन मैं नीचे जो मैंने बात लिखी उससे बात और आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है निश्चयवाद विचारधारा। आप ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाद विचारधारा के बारे में मैंने समझाया है। निश्चयवाद विचारधारा के बारे में मैंने क्या समझाया, निश्चयवाद विचारधारा के बारे में मैंने ये समझाया है आपको मैंने ये समझाया है कि ये वो विचारधारा है जब आदि मानव हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, जब आदि मानव हुआ करता था, उस समय मानव की इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना मानव विकास नहीं किया था। उस समय मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध था, आइए हम बात कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ है जब मानव आदि मानव थे, यह विचारधारा उस समय की है, यानी जब मानव क्या थे, आदि मानव थे, तो ये विचारधारा उसी समय की है। यानी उस समय जब आदि मानव का जिस समय थे, वो प्रकृति के साथ जो आदि मानव का संबंध था, यानी जब आदि मानव हुआ करते थे, तो उस समय की जो संबंध को हम निश्चयवाद विचारधारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है, उस समय मानव के पास ज्ञान का अभाव था। सिंपल सी बात है, निश्चयवाद विचारधारा में ज्ञान के पास क्या था, डरता था इंसान, इसका मतलब ज्ञान ही नहीं था, वो भी दूसरे जीवों की तरह केवल खाना और रहना जानता था। तीसरा, मानव प्रकृति से डरते थे, ये बात जरूरी है। मानव क्या होते, प्रकृति से डरते थे। डरने का मतलब क्या, वो जैसे बादल गरजना, धूप का निकलना, गर्मी बढ़ जाना, कभी ठंडी आ जाना, कभी बर्फ गिरने लगा, कभी आंधी आना, ये मानव को समझ में नहीं आता था, ऐसा होता क्यों है, मानव को ये समझ में नहीं आता था। तो जब भी बादल लगे तो मानव छुप जाता था, डर होता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये प्रकृति का कोई भयानक रूप है। तो उस समय प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। क्योंकि मानव जो थे, आदि मानव जो थे, प्रकृति से डरा करते थे, और डरने के लिए वो उसकी पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, वो आंधी की पूजा करते थे, वो बादल की पूजा करते थे, ताकि उनको लगता था कि इनसे हमको मौत ना हो जाए, इनसे हमारी मौत ना हो जाए, तो वो डरते थे और डरने के बाद उनकी पूजा करते थे। लेकिन आज क्या पूजा करते हैं हम लोग? नहीं। हम जानते हैं बादल लगी है तो वर्षा आंधी तो आएगी, तो हम निश्चिंत रहते हैं। हम जानते हैं कि धूप निकलेगी तो उष्मा तो बढ़ेगी, यानी गर्मी तो आएगी। 4 महीने गर्मी के होंगे, 4 महीने बरसात के होंगे, 4 महीने ठंड के होंगे, ये तो हमको पता है, क्योंकि हमारा दिमाग विकास कर चुका है, हम पढ़ चुके हैं, सृष्टि के निर्माण को हम जान चुके हैं। तो इसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम अब नहीं होती। लेकिन उस समय ऐसी प्रॉब्लम थी जब इंसान के पास ज्ञान नहीं था, तो ये डरता था। वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं था, सिंपल सी बात है। जब मानव का विकास नहीं था, फैक्ट्री नहीं थी, इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो पर्यावरण का विकास मतलब स्वच्छ था। तब ना मानव 110-115 साल जीता था, कोई बिना कोई बीमारी के। अब तो 1000 बीमारियां हैं इंसान के पास, क्योंकि वातावरण पूरा प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, अब तो 60-65 साल जाते इंसान दुनिया छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वातावरण प्रदूषित। हम इतना विकास कर लिए हैं, लेकिन विकास कभी आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकता, विकास कभी आपकी बीमारियों को कम नहीं कर सकता। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ आपसे, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बताना कि बंदूक से डर लगता है कि बंदूक जिसके पास है उस इंसान से डर लगता है?
आप क्या चाहोगे, क्या क्या किससे डर लगता है? तो आप कहोगे सर बंदूक से। कोई कहेगा आपको डरना चाहिए उस इंसान से जिसके पास बंदूक है, क्योंकि बंदूक खुद नहीं चलती, इंसान जब तक नहीं चलाएगा बंदूक नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि बीमारी ना हो। ये मत कोशिश करो कि बीमारी हो जाएंगे तो दवाई खा के हम जीवित रहेंगे या दवाई खा के रह लेंगे, ये कोशिश ना करो, ये गलत सोच है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा ही है, हम बीमारी होने का इंतजार करते, बीमारी हो उसके लिए हम दवाई तैयार करते हैं कि ताकि इससे हम लड़ें। लेकिन उस समय का जो ज़माना था, उस समय बीमारियां थी ही नहीं, क्योंकि वातावरण इतना दूषित नहीं था, क्योंकि इतना फैक्ट्री नहीं थी, ये नहीं थे, वो नहीं थे, इंसान इतना प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद नहीं करता था, उसको यूज़ नहीं करता था। अब अगली बात आती है कि मानव प्रकृति की पूजा क्या करते। सिंपल सी बात है, उस समय मानव क्या करते, प्रकृति क्या करते, पूजा किया करते थे। उसके बाद मानव का विकास उस समय नहीं हुआ था, यानी मानव का विकास हुआ नहीं। मानव विकास का मतलब मानव एरोप्लेन, गाड़ी, टीवी या कपड़े में या मोबाइल से बात नहीं किया करता था उस समय। ये उस समय की बात है जब मानव का संबंध, आदि मानव का संबंध प्रकृति के साथ था। इस विचारधारा को हम निश्चयवाद की विचारधारा कहते हैं। यानी सिंपल सी अगर एक बात कहें, एक शॉर्ट फॉर्म में एक बात कहें तो मानव ये विचारधारा उस समय की, जब मानव आदि मानव था, जब मानव का विकास नहीं हुआ था, तो मानव प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था, छुप छुप के प्रकृति से रहता, यानी प्रकृति की जो क्रियाएं होती थी उससे वो डरता था, पूजा करता था, अपना विकास। और एक बात और है, मानव अपना विकास नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मानव ये सोचने समझने लगा, क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत तेज़ थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और समझने लगा, तब उसने प्रकृति संसाधन को समझना चालू कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों को समझना, ये सूरज क्या है, ये सब दिन निकलता है सब दिन डूबता है, ये आंधी क्या है, ये हवाएं क्या है, सबको समझना शुरू कर दिया। और समझने के बाद हुआ क्या, इंसान को पता लग गया कि लकड़ी को काटने से घर बन सकता है। इंसान को पता लग गया कि मिट्टी को कोड़ने से, मिट्टी को पकाने से ईंट बन सकती है। इंसान को ये बात की जानकारी लग गई कि इसको काटने से कपड़ा बन सकता है, इसको काटने से। धीरे 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 मानव अपना विकास करते गया। और जैसे ही मानव का विकास हुआ, जब इंसान प्रकृति को समझने लगा, तो इंसान ने निश्चयवाद की विचारधारा वहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि तब मानव का और भूगोल का संबंध बदल गया। पहले क्या था मानव का संबंध, मानव प्रकृति से डरता था, यानी उसके साथ उसकी पूजा करता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब प्रकृति से वो डरता नहीं है, बल्कि प्रकृति को समझ के अपने विकास में लगा लेता है, उसको यूज़ करके मानव अपना क्या करता है, विकास करता है। तो जब इस अवधारणा को हमने क्या नाम दिया, संभववाद क्या अवधारणा। अब चलिए संभववाद अवधारणा पर चलते हैं। वही बात है, डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, पहला नंबर पॉइंट, मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई। सिंपल, वहाँ पे मानव ज्ञान में वृद्धि नहीं थी, यहाँ मानव ज्ञान में क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा नंबर, मानव अब प्रकृति को समझने लगा था। मानव प्रकृति को समझने लगा था। पहले मैं प्रकृति को समझता नहीं था, क्योंकि उसे डर होता था कि वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसे बिल में रहने की आदत थी, गुफाओं में रहने की आदत थी, क्योंकि डायनासोर का राज था। मानव का विकास होने लगा, धीरे धीरे मानव क्या होने लगा, विकास होने लगा, यानी मानव बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। मालगाड़ी के गाड़ी का इस्तेमाल किया, बैलगाड़ी का। उसके बाद धीरे 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 घर बनाना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ते चल गया। उसके बाद मानव का विकास, उसके बाद मानव प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना सीख गया था। मानव प्राकृतिक का उपयोग करना, यानी कि उसको पता लग गया था कि लकड़ी से घर को बनाया जा सकता है, बेड बिस्तर चौकी बनाया जा सकती है। उसने काटना क्या कर दिया, उसको शुरू कर दिया। उसे पता लग गया कि कोयला में आग पकड़ सकती है। उस तरह तरह की बातें उसे पता लगी कि जो हमारे अगल बगल में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका हम विकास करें, उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके हम अपना विकास कर सकते हैं। मानव को ये लगा और मानव ने करना शुरू कर दिया। और प्रदूषण भी क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ा। सिंपल सी बात है, मानव अपना विकास करेगा तो प्रदूषण तेज़ी से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। उसका सीधा अपोजिट अगर बात करें हम संभववाद की, अगर हम बात करें निश्चयवाद की, तो ये निश्चयवाद जो है इसका सीधा अपोजिट है आपका क्या, संभववाद की विचारधारा। सीधा अपोजिट है, उल्टा मतलब। यानी वहाँ प्रकृति से डरता था, यहाँ पर नहीं डरता था। वहाँ मानव का विकास नहीं हुआ था, यहाँ मानव का विकास हुआ था। ठीक है, वहाँ मानव प्रकृति को नहीं समझा था, यहाँ समझा था। वहाँ कहने का मतलब है वहाँ प्रकृति का उपयोग, संसाधनों का उपयोग नहीं करता था, यहाँ प्रकृति संसाधन का उपयोग कर रहा है। जहाँ नहीं करता था, डरता था, मानव का ज्ञान नहीं था, मानव का विकास नहीं हुआ, तो निश्चयवाद। और जब मानव का ज्ञान हुआ, मानव का विकास हुआ, मानव ने डरना छोड़ दिया, तो संभववाद विचारधारा। अब बात करते हैं दोनों के बीच की बात। अब मुझे आप बताएं, ध्यान समझने वाली बात है कि अब मुझे आप बताएं कि क्या संभववाद विचारधारा अच्छी थी कि निश्चयवाद विचारधारा अच्छी थी। सिंपल सी बात है, एक मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि संभववाद में कुछ अच्छाई थी तो कुछ बुराई भी थी। अब कुछ अच्छाई के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ पहले निश्चयवाद के बारे में बात कर लेते हैं। निश्चयवाद विचारधारा में एक अच्छाई थी कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन बर्बाद नहीं हो रहा था, प्रदूषण नहीं था, पर्यावरण स्वच्छ था। लेकिन एक बुराई थी। बुराई क्या थी, तो मानव का विकास ही नहीं हो रहा था। मानव विकास कैसे करेगा? अरे आज हम यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन को हमने समझा तब तो, प्रकृति को समझा तब तो उसका उपयोग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक अच्छाई थी तो एक बुराई भी थी। अब संभववाद विचारधारा में चलते हैं। संभववाद विचारधारा में भी एक अच्छाई है कि यहाँ पे इंसान का ज्ञान बढ़ा, इंसान ने अपना अपना विकास कर लिया। लेकिन एक बुराई भी है,
प्रदूषण बढ़ा और प्राकृतिक संसाधन घटने लगा, प्राकृतिक संसाधन की धीरे धीरे बर्बादी होने लगी। तो आप कहोगे सर दोनों में अच्छाई है, दोनों में बुराई है। तो क्या संभववाद विचारधारा अच्छी है? नहीं। क्या निश्चयवाद विचारधारा अच्छी थी? नहीं। तो क्या किया जाए? तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, यानी कहने का दोनों के बीच का मतलब क्या क्या यानी दो, यहाँ देखिएगा, ये जो है, ये वाली मेरी जो उंगली है, ये बता रही है कि ये निश्चयवाद है और ये संभववाद है। ध्यान दीजिएगा, ये निश्चयवाद है और ये संभववाद है। ये निश्चयवाद, ये निश्चयवाद और ये क्या है? संभववाद। निश्चयवाद में भी एक बुराई, संभववाद में भी एक बुराई, निश्चयवाद में भी एक अच्छाई और संभववाद में भी एक अच्छाई, लेकिन दोनों के बीच का रास्ता, यानी कहने का मतलब पर्यावरण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए और मानव का विकास भी होना चाहिए। निश्चयवाद में मेन क्या था कि पर्यावरण की बर्बादी नहीं होती थी क्योंकि मानव इतना ज्ञान नहीं था मानव के पास। और संभववाद विचारधारा की भूमिका क्या है, अहमियत क्या है कि यहाँ पे मानव अपना विकास कर लिया। तो ये तो ठीक है कि मानव का विकास हो, यानी प्रकृति के साथ हमारा ऐसा संबंध बना कि हमने अपना विकास शुरू कर दिया। दोनों में एक एक बात ठीक है। तो दोनों में एक एक बात बुराई भी है। तो वहाँ पे क्या था? मानव का विकास नहीं था, यहाँ पे मानव का विकास है। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती थी, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की वहाँ प्राकृतिक संसाधन बचते थे और यहाँ प्राकृतिक संसाधन क्या होती है? बर्बादी होती है। तो दोनों के बीच का एक रास्ता है ताकि प्राकृतिक संसाधन को भी बचाया जा सके और विकास भी हो। याद आ रही है सतपुरुष विकास? इसी को कहते हैं नव निश्चयवाद। यानी ऐसा विकास हो ताकि प्राकृतिक संसाधन बर्बाद भी ना हो और मानव का विकास भी हो, यानी निश्चयवाद की अवधारणा भी हो और संभववाद की विचार की अवधारणा भी हो। यानी इन दोनों को छोड़ते हुए एक बीच का रास्ता निकालना, ये क्या कहलाता है? निश्चयवाद अवधारणा कहलाता है। इसलिए मैंने इसको सतत विकास के नाम से भी कहा था कि इसे हम सतत विकास के नाम से भी क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का रास्ता है। क्योंकि अगर संभववाद विचारधारा इसी तरह बढ़ती रही, हमारा संबंध पर्यावरण के साथ इसी तरह रहा, तो एक दिन आने वाले समय में हम विकास तो बहुत कर लेंगे लेकिन प्राकृतिक संसाधन पूर्ण रूप से बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगी। हम बीमारियों से मरेंगे, हम कम उम्र में मरेंगे, हमें इस दुनिया को विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना है, यानी ऐसा आप संबंध हमको अपने भूगोल के प्रति दिखाना है, यानी मानव को अपने प्रकृति के प्रति ऐसा संबंध रखना है ताकि प्राकृतिक संसाधन को भी बचाया जा सके और मानव का विकास भी हो। इसी को कहते हैं निश्चयवाद विचारधारा। आप कहोगे सर ये निश्चयवाद विचारधारा कब आएगी? ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कब इस बात को समझ लेते हैं और मानव के साथ ऐसा संबंध कर देते हैं। वैसे इस विचारधारा को अपनाया जा रहा है, इस संबंध को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्राकृतिक संसाधन भी बर्बाद ना हो और मानव का विकास भी हो। तो जब प्राकृतिक संसाधन भी बर्बाद ना हो और मानव का विकास भी हो, तो इसको कहते हैं नव निश्चयवादी क्या विचारधारा। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इकोनॉमिक्स में यहाँ पढ़ाया था कि इसे सतत विकास के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है यह विचारधारा निश्चयवाद, ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा के बीच का मार्ग मतलब रास्ता है। यानी ना संभववाद और ना निश्चयवाद, बीच से निकलो ताकि दोनों की खूबियों अच्छाइयों को ले लो और बीच से निकलो। दोनों की अच्छाई क्या थी? एक की अच्छाई थी कि पर्यावरण वहाँ बर्बाद नहीं था और इसकी अच्छाई थी कि मानव विकास कर रहा है। दोनों के ले लो और आगे बढ़ो ताकि पर्यावरण बर्बाद ना हो और मानव का भी क्या हो? विकास हो। तो इस विचारधारा को हम कहते हैं निश्चयवाद विचारधारा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, थैंक्स टू ऑल। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। मैं इस बात को फिर से कंक्लूड कर दूंगा अगले क्लास में, इस बात को फिर थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप नोट करें और बेसिकली नोट होगा। लेकिन इसके बाद जो 3 क्लासेस और होंगे उसमें भूगोल आपको आसानी समझ में आएगा। तो आज की क्लास में यानी मोरल ऑफ द क्लास हम कहें तो मोरल ऑफ द क्लास ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाएं और हमारा कर्तव्य है प्राकृतिक, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों यानी आने वाली जो दुनिया है उसके लिए एक नई सोच के साथ हम उस दुनिया को उस दुनिया की ओर ले चलें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी हैं वो भी इस बात को समझें, हमारी आने वाली पीढ़ी जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल सही से करें ताकि उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी यानी भावी जो भी पीढ़ियाँ होगी वो दुनिया को बचा के चल सके। ठीक है, तो हमें यहाँ से बचाना होगा और कहने का मतलब हमें ये समझना होगा कि प्रकृति ने हमें क्या दी है, कुदरत ने हमें क्या दिया और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम कभी कभी क्या होता है अपनी आवश्यकताओं की ज़्यादा पूर्ति के लिए हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम जिंदा आखिर किस लिए हैं। तो दोस्ती रखें, पर्यावरण से, प्रकृति को बचाएं और ऐसा मार्ग निकालें ताकि विकास भी आपका ना रुके। विकास नहीं रोकना है, विकास रुकेगी तो अर्थव्यवस्था रुकेगा। मैंने बताया था विकास नहीं रोकना है, अर्थव्यवस्था के लेक्चर मैंने बताया था। और आपको पर्यावरण भी बचाना है। पर्यावरण अगर आपका दूषित हो गया तो फिर विकास करके क्या फ़ायदा।
ठीक है, दोनों करने हैं आपको, दोनों में से किसी एक को नहीं। ये सिक्के के दो पहलू हैं, यानी सिक्के जहाँ भी जाएंगे हेड और टेल साथ जाएंगे। वैसे ये भी है पर्यावरण और पर्यावरण की बचत, यानी उसको संरक्षित करना, सुरक्षित करना और आपका विकास, ये दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों में से किसी एक को भी आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इस भूगोल का मैं 3 क्लास और लूँगा कंबाइंड, उसके बाद में राजनीति की 1-2 क्लास लूँगा, उसके बाद सारे क्लास में अलग 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 कर दूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको भूगोल का ये बेसिक चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओ थैंक यू।